हेलो लर्नर्स, मैं सरीना स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद सरीना पर। और देखिए, हम एचटेट पीजीटी केमिस्ट्री के लिए जो पीजीटी का जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, उसके लिए हम लेक्चर्स कर रहे हैं। आज की जो हमारी क्लास है ये लेक्चर नंबर 3 है। अगर आप इन लेक्चर्स को अच्छे से देखेंगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। देखिए, आपकी जो आज की क्लास है आपको स्क्रीन पे सामने नजर आएगा होगा। इसके अंदर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट में हमारे पास जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रिक्स टू राइट डिफरेंट रिएक्शन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है, आपको रिएक्शन दे दी जाती है, पूछते हैं इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हुए हैं, या कहता है रिएक्शन को बैलेंस कर दो। मतलब पोटेशियम परमैंगनेट और डाइक्रोमेट को लेकर के जितनी भी वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शंस बनती है उन सभी रिएक्शंस को हम यहां पर देखेंगे। अगर मैं यहां पे बात करूं तो सबसे पहले मैं यहां पर रिएक्शन की बात करूंगी, तो हम पहला जो पढ़ेंगे दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। प्रीवियस क्लास में मैंने इसके बारे में डिटेल में बात की थी, जो क्लास सेकंड है, अगर आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी पोटेशियम डाइक्रोमेट की अगर मैं बात करूं तो इसके नाम की बात करूं, ये हमारे पास है पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगर इसके अंदर हम क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट सबको निकालनी आती है, ये पॉइंट फर्स्ट था। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, यहां पर क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, वो हमारे पास है +6। कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है? +6। अब देखिएगा, अगर मैं इसके अंदर बात कर लूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है क्रोमियम की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, ठीक है, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है आपके पास 25 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 4s1। क्या होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 3d5 4s1 होती है। आपको पता होगा ये एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आता है और 3d5 बनाता है क्योंकि हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ज्यादा स्टेबल होती है। इतना आप बेसिक सभी जानते होंगे। अब हमने क्या पढ़ा था कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतने हैं। अब मैं कह रही हूं क्या पोटेशियम डाइक्रोमेट का क्वेश्चन देखिएगा कितना शानदार आ रहा है। इधर ध्यान से देखो कि क्या पोटेशियम डाइक्रोमेट का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। मैंने कहा कि यहां पर मेरे पास जो क्रोमियम है ये +6 में है। किसमें है क्रोमियम? +6 में। क्या ये इससे ज्यादा अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d5 4s1। तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 है। तो ये अपने ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है? 6 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, जितने इसने अपने सारे इलेक्ट्रॉन यहां पर लॉस कर रखे हैं। मतलब यहां पर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, मतलब ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। और अगर ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता तो मैं आपको क्या कह रही हूं कि ये इसका मतलब क्या होगा? ये इसका मतलब रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये रिड्यूस। और रिड्यूस किस में हो जाएगा? ये क्रोमियम 3 पॉजिटिव में। मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा? 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मैंने लास्ट क्लास में बताया। तो 2 क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसके चलते ही हमने क्या बोला था कि जो हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसके रिस्पेक्ट पर मैंने आपको इसका मॉलिक्यूलर वेट भी निकालना सिखाया था। तो अब मुझे आपको इसकी क्या सिखानी है? ठीक है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में वैलेंसी। तो अब मुझे यहां पर इसका क्या सिखाना है आपको? मुझे इसकी रिएक्शन सिखानी है। तो देखिएगा, जब मैं आपको रिएक्शन सिखाऊंगी तो देखिए कैसे हम इसकी रिएक्शन लिखते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला? पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम किस फॉर्म में है? Cr2O72 नेगेटिव। ये हमारे पास क्रोमियम है। यहां पर ये क्रोमियम किस में चला जाएगा? मैंने आपको बोला है क्रोमियम 3 पॉजिटिव में चला जाएगा। ध्यान से सुनना, ठीक है, अच्छे से समझना। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, Cr2O72 नेगेटिव, क्रोमियम 3 पॉजिटिव में चला गया। अब देखिएगा, अगर मैं यहां पर बात करूं तो क्रोमियम था +6 में, यहां पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3 है। अब देखो, एक के लिए कितना इलेक्ट्रॉन गेन होगा? 3। तो 2 के लिए आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन गेन होगा? फटाफट बोलो। तो आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन। एक क्रोमियम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो 2 क्रोमियम के लिए कितने हो जाएंगे? आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएंगे। तो मैं यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन लिख देती हूं। यहां पर कितना क्रोमियम है? 2। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर देती हूं? 2 से। तो मैंने ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिएगा, अगर मैं आपके पास में बात करूं, अब मेरे पास यहां पर क्या बचा? मैंने क्रोमियम बैलेंस कर दिया, मैंने इलेक्ट्रॉन चार्ज जो था वो बैलेंस कर दिया। पॉइंट क्या आ रहा है कि यहां पर ऑक्सीजन कितनी है? कितनी ऑक्सीजन है आपके पास? ठीक है, तो देखिएगा आपके पास 7 ऑक्सीजन है। और अगर मैं इन 7 ऑक्सीजन की बात कर लूं कि आपके पास ये 7 ऑक्सीजन है, तो मुझे इसको बैलेंस करना है, तो मुझे कितने वाटर मॉलिक्यूल चाहिए? 7।
ऑक्सीजन को आप वाटर मॉलिक्यूल से बैलेंस कर सकते हैं। तो 7H2O लगा दिया मैंने। अब इधर देखो ध्यान से, कितने हाइड्रोजन हो गए 14। तो मैं यहां पर आपके पास क्या लगा दूंगी 14H पॉजिटिव। क्या लगा दूंगी मैं 14H पॉजिटिव। ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो आपको याद रखनी है, ठीक है, ये आपकी मेमोरी में होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने बोला ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, इसका मतलब दूसरों का तो ऑक्सीडेशन करेगा और खुद क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। तो पहले आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। एक बार फिर से लिख रही हूं इसको क्लियर पॉइंट में, कैसे याद होनी चाहिए भाई। पोटेशियम डाइक्रोमेट Cr2O7 2 नेगेटिव, एक क्रोमियम 6 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो हमने बोला क्रोमियम 3 पॉजिटिव 2, मुझे लगा यहां पर 7 ऑक्सीजन है तो कितने वाटर लूंगी 7, तो कितने हाइड्रोजन हो गए 14, तो 14H पॉजिटिव। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो आपको याद होनी चाहिए। इसके आधार पर आप कोई भी रिएक्शन कर सकते हैं। जैसे अब इसके आधार पर मैं आपको क्वेश्चन दे देती हूं कि टिन 2 पॉजिटिव से टिन 4 पॉजिटिव बना और आपको बैलेंस करना है। क्वेश्चन क्या है, टिन 2 पॉजिटिव से क्या बना है, टिन 4 पॉजिटिव बना है। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया, 2 से किस पे चला गया 4 पे। इसका मतलब इसका क्या हुआ है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ है, इसका क्या हुआ है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन का। तो ये लिख दिया मैंने। अब मुझे इन दोनों को लगा के बैलेंस करना है। ये इक्वेशन फर्स्ट है। यहां पर देखिएगा मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन है 2। तो मैं क्या करती हूं, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, इसको तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूं, नहीं इस सेकंड इक्वेशन को, सॉरी, ठीक है, इस सेकंड इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर देती हूं 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूं। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं 3 से। तो क्या बनेगा देखो 3, ठीक है, यहां पर भी 3 और ये 2 इलेक्ट्रॉन की जगह क्या आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात। अब हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो गए। अब हम इसको लिख सकते हैं, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो गए तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि ये क्या बनेगा हमारे पास। तो देखो ये 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, क्या बना आपके पास, देखो रिजल्टेंट इक्वेशन लिख रही हूं यहां पर, ठीक है, आपके पास बना Cr2O7 2 नेगेटिव, प्लस में 3 टिन 2 पॉजिटिव, प्लस में 14H पॉजिटिव, और फिर देखो यहां से क्या 2Cr3 पॉजिटिव, फिर यहां से क्या 3 टिन 4 पॉजिटिव, Sn किसका सिंबल होता है 10 का, और फिर आपके पास क्या आ गया प्लस में 7H2O। ये हमारे पास हो गई रिएक्शन बैलेंस। तो हम ऐसे इसको देख करके रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं। ये आपके पास रिएक्शन थी किसकी, अगर मैं आपसे बात करूं पोटेशियम डाइक्रोमेट की टिन के केस में। इसी तरह से मैं आपको देती हूं, आपका होमवर्क है, ठीक है, आपको करके देखना है कि आपको रिएक्शन बैलेंस करनी है, ठीक है, और वो जो आपको रिएक्शन बैलेंस करनी है वो करनी है पोटेशियम डाइक्रोमेट की इक्वेशन को यूज करके। Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव बना, तो देखो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है, इसको यूज करके बैलेंस करना है, बताना है कितने इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन हो रहे हैं। और फिर आपके पास सेकंड क्या है कि H2S से क्या बना S बना, क्या बना आपके पास S। तो यहां पर क्या था -2 और यहां पर सल्फर किसमें 0 में, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, तो इसका भी क्या हुआ है ऑक्सीडेशन ही हुआ है। तो ये दोनों इक्वेशन भी अब आपको अपने हिसाब से, जैसे मैंने टिन वाली यूज करके दिखाई, आपको इसको बैलेंस करके दिखाना है। फिर मैं इसको डिस्कस कर दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो ये आपके पास थे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शंस का हम यूज कैसे करेंगे। सिमिलरली अब मैं आपको रिएक्शन समझाऊंगी, वो आपके पास आएगी पोटेशियम परमैग्नेट की। तो बड़ा ध्यान से देखना, पोटेशियम परमैग्नेट का फॉर्मूला होता है KMnO4, जिसका नाम है पोटेशियम परमैग्नेट। ये मैं लिख नहीं रही हूं, अब आपको मैंने बोल के बता दिया, ये पोटेशियम परमैग्नेट है। यहां पर जो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +7, यहां पर जो मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3d5 4s2। तो इसके पास मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 थे और इसने अपने 7 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। तो अब इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, इसका मतलब इसका क्या होगा बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन तो हो नहीं सकता, इसका मतलब क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा। और अगर इसका रिडक्शन होगा तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। OA का मतलब है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं इस लेक्चर में आपको इस सीरीज में इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रही हूँ जो आपको डायरेक्ट हेल्प करेंगे। आप अपने इसके बेस पर अपनी कमांड बना सकते हैं। अब देखिए इसमें 3 तरह की रिएक्शन होती है, एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, ठीक है। तो अब मैं आपको रिएक्शन करवाती हूँ KMnO4 की। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, देखिएगा, अगर मैं आपके सामने बात करूं, मेरे पास है KMnO4, ये 3 टाइप से रिएक्शन शो करता है बच्चों, आपको पेपर में लिखा मिलेगा। फर्स्ट की पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडिया, ठीक है, सेकंड पोटेशियम डाइक्रोमेट इन बेसिक मीडिया या फिर न्यूट्रल, ठीक है, और थर्ड आपके पास मिलेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट इन स्ट्रांगली अल्केलाइन मीडियम,
किसके अंदर? स्ट्रॉन्गली अल्केलाइन मीडियम, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा स्ट्रॉन्गली अल्केलाइन मीडियम। तो रिएक्शन क्या होगी, पहले आपको ये रिएक्शन थोड़ी सी माइंड में रखनी है। चलो देखिएगा, अगर मैं आपसे बात करती हूं कि रिएक्शन क्या होगी, आप इसको कैसे माइंड में रखेंगे, ठीक है। तो एसिडिक मीडिया के अंदर यहां पर मैग्नीज देखो मेरा किस में है, +7 में है। किसके अंदर? यहां पर मेरा मैग्नीज +7 में है। तो मैं आपको कह रही हूं कि ये जो है ना मेरा KMnO4, ये एसिडिक मीडिया में चेंज हो जाता है Mn2 पॉजिटिव में। तो देखिएगा यहां पर किस में था, +7 में, यहां पर किस में चला गया, +2 में। तो कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन का। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं? 5 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। तो इस केस में मेरे पास जो इक्विवेलेंट वेट आएगा, इक्विवेलेंट वेट आएगा, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर मास, mm का मतलब है मोलिकुलर मास, मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय में वैलेंसी फैक्टर, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है? 5। तो ये आ जाएगा मोलिकुलर मास अपॉन में 5। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एसिडिक मीडिया में ये आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है कि एसिडिक मीडिया में मैग्नीज +7 से +2 में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, तो बेसिक और न्यूट्रल मीडिया में आपका जो KMnO4 था, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? MnO2 में। और यहां पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, यहां पर कितने थे? +7। तो कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ? 3 इलेक्ट्रॉन का। तो यहां पर जो इक्विवेलेंट वेट आपके पास आएगा वो आएगा मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास अपॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। कितना इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है? 3। तो अपॉन में 3, ये लो, ये देखना है। अब पॉइंट आता है स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन मीडिया में क्या फर्क पड़ेगा। तो जो पोटेशियम, ये आपके पास पोटेशियम मैग्नेट में बदल जाएगा। यहां पे देखना KMnO4 जो है ना वो किस में बदल जाएगा? K2MnO4 में। पोटेशियम मैग्नेट में बदल जाएगा। तो यहां पर ये था +7 और यहां पर ये क्या है? +6। कितना इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है? ध्यान से देखो, 1 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा इस केस में? तो मोलिकुलर वेट अपॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन गेन। कितना इलेक्ट्रॉन गेन हुआ? 1। तो आपसे पूछता है किस केस में पोटेशियम पर मैग्नेट का इक्विवेलेंट वेट मोलिकुलर वेट के बराबर होता है। तो इस केस में जब आपके पास पोटेशियम पर मैग्नेट स्ट्रॉन्गली अल्केलाइन मीडियम में होता है तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो मोलिकुलर वेट के बराबर होता है, क्योंकि ये जो आपके पास बना है ये किस में चला जाएगा? पोटेशियम मैग्नेट में। किस में चला जाएगा? पोटेशियम मैग्नेट में। ये आपके पास बात थी जो आपको ध्यान रखनी थी पोटेशियम किसको लेकर के? पोटेशियम पर मैग्नेट को लेकर के, जो आप चीजें देख सकते हैं। अब हम इसके रिएक्शंस पढ़ेंगे कि ये कैसे कैसे रिएक्शन आपको शो करेगा, तरीका सेम रहेगा। अब मैंने आपको कहा जैसे आपको रिएक्शन करनी है इन एसिडिक मीडिया, किसमें करनी है आपको? एसिडिक मीडिया में आपको रिएक्शन करनी है। चलो देखिएगा आपको रिएक्शन कैसे देगा। चलती हूं मैं नेक्स्ट, अब क्वेश्चन देती हूं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको नोट कर लेना, ठीक है। डायरेक्ट आपको शॉर्टकट तरीके से सिखाया जा रहा है। अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो आप जो है अप्रिशिएट करते रहिएगा। अब देखिएगा, अगर मैं आपसे बात करती हूँ, क्वेश्चन देती हूँ, अब मैं पोटेशियम पर मैग्नेट के आधार पर मैं क्वेश्चन दे रही हूं, बड़े ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है हाउ डज एसिडिफाइड पर मैग्नेट, हाउ डज एसिडिफाइड पर मैग्नेट, ठीक है, हाउ डज एसिडिफाइड पर मैग्नेट रिएक्ट विद ऑक्सलेट आयन। हाँ यही है, रिएक्ट विद ऑक्सलेट आयन। ये आपके पास क्वेश्चन है, रिएक्ट विद ऑक्सलेट आयन, ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। अब आपको क्वेश्चन को कैसे समझना है देखिएगा। अगर मैं आपके पास कहूं तो मेरे पास यहां पर बात हुई है एसिडिफाइड पर मैग्नेट, इसी से मुझे पहली बात समझ में आ गई। सॉल्यूशन कर रही हूं, देखना कि मेरे पास जो पोटेशियम पर मैग्नेट था कौन? MnO4 नेगेटिव। एसिडिफाइड मीडिया में ये Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, ये मैं बेसिक बात जानती हूं, ठीक है। उसके बाद इसने क्या कहा? रिएक्ट विद ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट आयन क्या होता है बच्चों? C2O4 2 नेगेटिव। जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? ऑक्सलेट आयन से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है? जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है तो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। मल्टीप्लाई क्यों लगा दिया? प्लस लगाना था, सॉरी, ठीक है। C2O4 प्लस में यहां पर मैं लगाती हूं आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं आपके पास, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है? मुझे इस रिएक्शन को स्टैंडर्ड बनाना है। मैंने आपको क्या कहा था? यहां पर है +7
और यहाँ पर है +2, कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए? 5 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने यहाँ पर लगा दिए 5 इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात? फिर देखो ऑक्सीजन, कितनी ऑक्सीजन है? 4, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल लगाओगे आप यहाँ पर? 4 वाटर मॉलिक्यूल लगाओगे। क्लियर है? फिर क्या आता है? हाइड्रोजन आयन, कितने हाइड्रोजन आयन हो गए? 4 2 8, तो 8, तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे? ठीक है, आप यहाँ पर लगा देंगे 8H पॉजिटिव, ये 5 इलेक्ट्रॉन प्लस में 8H पॉजिटिव। ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई किसकी? तो ये आपके पास पर मैग्नेट आयन की। ठीक है, इन एसिडिक मीडिया जो आपको याद रखनी होती है, वैसे तो इसका याद तो क्या ही रखनी है, मैंने आपको समझा दिया ये कैसे लिखी जाएगी। तो ये आपके पास रिएक्शन हो गई, साइड हो जाती है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, प्लस में 5 इलेक्ट्रॉन। अब हमें करना है इन दोनों को बैलेंस। तो देखिएगा बच्चों, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब देखो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, यहाँ पर कितना है? 5, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। क्या बनेगा? देखो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास 2 से करूंगी, 2MnO4 नेगेटिव प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन प्लस में 16H पॉजिटिव, 2Mn2 पॉजिटिव। आई होप इतना तो आप कर ही लेंगे, और 8H2O ये होगी। सेकेंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5C2O4 2 नेगेटिव प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन, और आपके पास क्या बना? 5CO2। तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन तो हुआ कैंसिल आउट। ठीक है, ये मेरे पास क्या हुआ? रिजल्ट हो गया कैंसिल आउट। हाँ, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, मैंने आपको दिखाए हैं। तो ये आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यहां पर क्या हुआ है? आपके पास इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसका रिडक्शन हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। तो ये इधर दिखा सकती थी मैं 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने वैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए इधर दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, यहां आ जाएंगे। ठीक है, अपने माइंड में रखना। अब देखिएगा, अब अगर मैं आपसे बात करूं, क्योंकि ऑक्सिलेट आयन के केस में अब अगर बैलेंस कर देती हूं इसको फर्स्ट और सेकंड की, तो देखना क्या बनेगा? 2MnO4 नेगेटिव प्लस में 5C2O4 2 नेगेटिव प्लस में 16H पॉजिटिव, और ये बन जाएगा 2Mn2 पॉजिटिव प्लस में 5CO2 प्लस में 8H2। ध्यान रखना, मैंने जो ये आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन इधर को लगाए हैं, आप इधर शो करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं। ठीक है, तो ये आपके पास बात होगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई। अब क्वेश्चन कैसा आएगा देखो, या तो कह देगा इसकी फाइनल इक्वेशन क्या बनी, तो आपसे ये क्वेश्चन पूरा पूछ लेगा, या कहेगा बताओ इस H पॉजिटिव के आगे कितनी वैल्यू है? 12, 13, 14, 15, 16, तो 16 है। तो ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको रिएक्शन बैलेंस करनी आ जाएगी। ये आपके पास बात थी जो आपको ध्यान में रखनी थी। इसी के आधार पर आपको मेरा क्वेश्चन करना है क्या, कि आपको क्वेश्चन करके आना है। मैं आपको क्या कह रही हूं, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखना है कि आपके पास, एक मिनट रुकना, Fe2 पॉजिटिव से बन रहा है Fe3 पॉजिटिव। अच्छा, तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं ना। ठीक है, तो ये लो, आपको एसिडिफाइड मीडियम में पोटेशियम परमैग्नेट लेना है। आप ये इसके आधार पर भी इस रिएक्शन को करके देखेंगे और बताएंगे कैसे बैलेंस हुई। और आप I नेगेटिव से I2 ये भी करेंगे। 2 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, 2 ही डाइक्रोमेट के लिए मैंने आपको दिए हैं। ये 2 क्वेश्चन आपके पास हो गए। तो आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। ये आप कर सकते हैं। और अगर आपको, ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप पहले कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, फिर आपको टेलीग्राम लिंक दे दिया जाएगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आई होप आपको क्लास समझ में आ गई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ, नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।